हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रल कैलकुलस चालू कर रहे हैं और इंटीग्रेशन इज़ ए प्रोसेस जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कि अगर इफ़ डी डी एक्स ऑफ ए फंक्शन इज दिस अनदर फंक्शन डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, then integration of f of x with respect to x is equal to f of x plus a constant of integration which will be determined as per the situation, arbitrary constant. So this is the process. अब इसका एग्जाम्पल देकर समझाओ तो देखिए, अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स में कहूँ तो ये क्या होगा, cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने डिफरेंशिएशन किया था sin x का तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना जितना इम्पॉर्टेंट था उतना ही यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो ये cos x किसका डिफरेंशिएशन था, sin x का। तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x एंड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का या sin x प्लस सम कांस्टेंट। मान लो ऐसा होता sin x प्लस सम कांस्टेंट, तो इसका ddx करते तो ये भी cos x आता, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो मैं कहूँ कि बताओ cos x किसका डिफरेंशिएशन है, cos x को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा। तो आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि sin x ही आएगा, हो सकता है sin x प्लस 5, sin x प्लस 6 कुछ भी हो। तो मैं एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन पक्के में ये है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आई बात समझ में। तो जो आपके पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं कि sin x का cos x होता है, तो उसी का उल्टा बना लो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो जाएंगे cos x का sin x होता है, प्लस c लगा देना। अब चूंकि ये प्लस c लग जाता है तो अब इसकी जो हमारी आंसर आया ना, वैल्यू आई जो इंटीग्रल cos x dx की, वो डेफिनेट नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कि आंसर डेफिनेट नहीं आ रहा। तो ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, दो प्रकार की मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होती है, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अपन उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको इनडेफिनेट आंसर है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। इतना तो हम समझ गए। तो हम अब डी डी एक्स वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखेंगे और उसका इन्वर्स करके या रिवर्स करके हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना लेंगे। अलग से कोई फार्मूले उसके लिए अपने को नहीं चाहिए होंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में हमने 9 फार्मूले देखे थे, उन 9 फार्मूले के अपन इंटीग्रेशन वाले फार्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले था डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ऐसा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n with respect to x, ये होगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। सोचो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फार्मूले से तो क्या आने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस 1 x रेस टू n, और n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x रेस टू n बचेगा, हाँ कि ना। अरे डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 करोगे और अपॉन में भी n प्लस 1 है, तो ये एक n प्लस 1 पावर आ जाएगी एक्स रेस टू n, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और ये n प्लस 1 पहले से मौजूद था, तो ये कितना बचा, एक्स रेस टू n। अब देखिए, अगर एक्स रेस टू -1 हो तो यहाँ -1 रखने पर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा।
इसलिए n इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। तो अगर यहाँ x रेस टू -1 की बात चल रही हो, 1/x की बात चल रही हो, तो 1/x का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ln x। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स होता है, बहुत सुंदर। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स आ जाएगा, प्लस सी अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड करते जाएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। नेक्स्ट फार्मूला था हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता था साहब कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता था माइनस साइन एक्स, या माइनस को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स होगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस माइनस को इधर लिया है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 10x प्लस सी। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनका अपोजिट रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, और उससे बन जाते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखना है, इंटीग्रेशन के अपने आप याद हो जाएंगे। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ रूल देखे थे, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हैं। तो जैसे एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई होकर एक फंक्शन आ रहा है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। देन दिस कांस्टेंट ऑफ दिस रिलेशन कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड वी कैन इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ 5 cos x dx, तो 5 कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x यू नो वेरी वेल इट इज sin x। देन पुट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक है, दूसरा फार्मूला है कि अगर दो फंक्शन हैं u और v, x के दो फंक्शन हैं u और v, और इंटीग्रेशन करना है हमको u प्लस या u माइनस v का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, बीच में प्लस हो तो प्लस लगा दो, माइनस हो तो माइनस लगा दो। तो उसको ऐसा लिखेंगे डी डी एक्स में जैसे हमने किया था, डिफरेंशिएशन में जैसे हमने किया था, वैसे इंटीग्रेशन में u को अलग से इंटीग्रेट कर लो, v को अलग से इंटीग्रेट कर लो, और इनके बीच में प्लस लगाओ तो प्लस लगा दो, माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस cos x बताओ कितना होगा। तो x को अलग से इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, और cos x को अलग से इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देना। तो x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x, एंड लास्टली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो कांस्टेंट टर्म कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरा कि अगर दो फंक्शन का सम या दो फंक्शन का डिफरेंस का इंटीग्रेशन करना हो तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके उनका सम या डिफरेंस लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेट करना है 3x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन x प्लस
रूट एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं, इतनी सारी टर्म्स का समेशन है, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे, यह है हमारा इंटीग्रल। तो फर्स्ट टर्म को अपन ने अलग से इंटीग्रेट करना है, फिर सेकंड टर्म को हमको अलग से इंटीग्रेट करना है, फिर थर्ड टर्म को हमको अलग से इंटीग्रेट करना है, फिर फोर्थ टर्म को हमको अलग से इंटीग्रेट करना है, और फिर लास्ट टर्म को भी हमें अलग से इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो 2+1 अपॉन 2+1 ठीक है। फिर यहाँ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फिर x रेस टू हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, x रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2। फिर x रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रल क्या होगा, x रेस टू हाफ अपॉन हाफ। x रेस टू n का इंटीग्रल होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस हाफ में प्लस 1 करेंगे तो 1/2 बचेगा। और यहाँ से x रेस टू 5/2 अपॉन 5/2। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x³। अच्छा, आखिरी में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन लास्ट वाली स्टेप में लिखते हैं, लेकिन अपन यहाँ लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 11 ln x प्लस 2/3 x रूट x, फिर यहाँ से -4 रूट x, वहाँ से प्लस 2/5 x रेस टू पावर 5/2। इसको एक्स स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिखने दो, एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से अपन ने वो दो प्रॉपर्टी, जो दो रूल्स हैं, उसका यूज़ करके इंटीग्रेशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आखिरी में प्लस c, एक इनडेफिनेट वैल्यू वाला कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c नहीं आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, तो साहब व्हेन integration is performed with respect to a variable like x, है ना, whose value varies from a fixed value to another fixed value। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखें कि अगर डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स ऐसा है, देन definite integration of f of x with respect to x from x equal to a to x equal to b, this is called lower limit, lower limit, and this is called upper limit, upper limit of integration। ये किसकी वैल्यू है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब यहाँ
एक्स की वैल्यूज़ हैं ये। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कैपिटल वाला एफ, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो इसको ऐसे डिफाइन किया है इस इंटीग्रेशन मेथड को कि ऐसा आप लिख लेना इंटीग्रेशन जो आएगा इसका, फिर इसमें पहले x की वैल्यू अपर लिमिट वाली रखना, फिर माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट रखना। तो ये ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूँ समझ लो कि यहाँ एफ ऑफ बी प्लस सी लिखा और यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस सी लिखा, तो सी से सी कैंसिल हो गया, ऐसा समझ लो। तो इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो देखिए एग्जाम्पल, मैंने इंटीग्रेट करा एक्स स्क्वायर डी एक्स को, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक। तो अब ये बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3। तो पहले इसमें x की जगह 3 लिखेंगे, तो ये आएगा 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3। तो ये जाएगा 27 माइनस 1, दैट इज़ 26/3। तो ये डेफिनेट आंसर आ रहा है अपने पास 26/3, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, कोई प्लस सी नहीं है इसमें। इस तरीके से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करते हैं। देन ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा विचार करो कि अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जाए y वर्सेस x और वो कुछ इस प्रकार का आ रहा है, यहाँ पर है x की वैल्यू a और यहाँ है x की वैल्यू b। तो ये वाला जो एरिया होगा इसको हम कहेंगे, ये इंटीग्रल y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b करने पर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये है एरिया बाउंडेड बाय 4 बाउंड्रीज। ऊपर क्या है, कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या है x एक्सिस, लेफ्ट और राइट में क्या है, तो लेफ्ट में एक लाइन है x इक्वल टू a, ये वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन राइट बाउंड्री लाइन x इक्वल टू b। तो ऐसा होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये एरिया कैसे आया इसको समझ लीजिए। तो पहले तो इंटीग्रेशन के साइन का मतलब समझिए कि अगर हम इंटीग्रेट करना कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है हम सम करने के लिए कह रहे हैं, सम करते हैं ना अपन, और इसमें टर्म्स कितनी होंगी, i इक्वल टू 1 से लेकर इन्फानाइट टर्म्स। तो इन्फानाइट टर्म्स के समेशन के लिए ये सिंबल है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली समेशन है, ठीक है। अब देखिए मुझे कहा गया कि ये एक y वर्सेस x ग्राफ दिया है और इसमें x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक ये जो एरिया है, ये एरिया कैलकुलेट करके बताओ। तो क्या करेंगे, ग्राफ आपके सामने है, स्केल लाएंगे, इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल बना लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते जाएंगे
उसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैंने क्या करा कि इसको मैंने सपोज 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू होगी, सपोज y1, ये y1 है। फिर इसमें हमने ये जो 3 इंटरवल किए हैं, तो ये 3 इंटरवल डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना होगा, तो डेल्टा x होगा इस लेंथ b माइनस ए के आपने 3 इक्वल पार्ट किए, तो ये b माइनस ए अपॉन 3 हो गया। अब यहाँ अपन ने इस तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ तैयार किया, एक रेक्टेंगल यहाँ तैयार किया, एक रेक्टेंगल यहाँ तैयार किया। इसकी लेंथ या कह लो हाइट कितनी है y1 और विड्थ डेल्टा x, तो इसका एरिया y1 इंटू डेल्टा x। अच्छा यहाँ फिर निकालो y, ये y2 है, तो देखो y1 क्या है, जब x की वैल्यू अपन a रखेंगे, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो जब x की वैल्यू a रखेंगे तो y1 आएगा। y2 कैसे आएगा, x की वैल्यू a प्लस डेल्टा x ऐसे रख देना, यहाँ पर जो वैल्यू है x की, तो क्या आ जाएगा y2, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा y2 इंटू डेल्टा x। इसी प्रकार से यहाँ से निकालना ये हाइट y3 कितना होगा, तो ये x इक्वल टू a प्लस 2 डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग y है, a प्लस 2 डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग y है। तो मैं एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगल्स निकालूं तो ये कैसे लिखूंगा, y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये एरिया अंडर कर्व है? ये जो समेशन आपने निकाला y इंटू डेल्टा एक्स, और कितनी टर्म्स का समेशन है ये, 3 टर्म का समेशन है ये। तो ये एरिया अंडर कर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि एरिया अंडर कर्व से ये थोड़ा कम है। कितना कम है? तो देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये लेफ्ट आउट एरिया है, ये हमने कैलकुलेशन में कहाँ लिया, नहीं लिया, तो ये थोड़ा कम है हमारे रिक्वायर्ड एरिया से। तो हम क्या करें कि ये जो लेफ्ट आउट एरिया है ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाए। तो एक काम करो कि इस इंटरवल डेल्टा एक्स को छोटा कर लो। छोटा करने से क्या होगा कि ये जो लेफ्ट आउट एरिया है ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा, टेंडिंग टू 0। अपन ने क्या करा कि बहुत सारे इंटरवल बना लिए, डेल्टा एक्स जो है ना, ये n इक्वल टू 3 नहीं, बहुत सारे, कितने, बहुत सारे, इन्फानाइट। तो इसका जस्ट नेबरिंग पॉइंट यहाँ पर y1 के बाद y2 आ रहा है, उसका जस्ट नेबरिंग पॉइंट y3 आ रहा है, उसका जस्ट नेबरिंग पॉइंट y4 आ रहा है। इस तरीके से अगर हम लेकर चलें और ये रेक्टेंगल्स बना के और रेक्टेंगल्स का एरिया निकालें, तो ये लेफ्ट आउट एरिया टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो एरिया अंडर कर्व हम कैसे लिख सकते हैं, ये समेशन अगर i की वैल्यू इन्फानाइट तक जाए तो ये डेल्टा एक्स dx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एन है, और अगर n टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू
0 हो जाएगा और उसको हम dx लिखेंगे। देखो n टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा तो डेल्टा x को हम क्या लिखेंगे, dx, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा टेंडिंग टू 0, तो हमने यहाँ डेल्टा x लिखा, dx लिखा। और इसका मतलब क्या होता है, तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। आपको इंटीग्रेट करना है क्या, y इंटू डी एक्स प्लस वाई 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 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो ये क्या देगा, एरिया अंडर कर्व, जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए साहब, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा एक रिलेशन हमको दिया हुआ है और हमने उसका ग्राफ बनाया y वर्सेस x। तो वो मान लीजिए ऐसा आया, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ये एरिया हो जाएगा इंटीग्रल y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। लेकिन अगर हम इंटीग्रल x dy करें फ्रॉम y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d, तो ये क्या देगा, तो y इक्वल टू c मान लीजिए कहीं यहाँ है और y इक्वल टू d मान लीजिए ये कहीं यहाँ है। तो ये y की दो वैल्यूज़ हैं c और d, c से d तक अपने को इंटीग्रल x dy अगर निकालना हो तो ये देगा एरिया बाउंडेड बाय 4 बाउंड्रीज। पहली कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरी y एक्सिस, मतलब मेरा कहने का ये है कि वो ये वाला एरिया हो जाएगा। समझे, तीसरी बाउंड्री होगी लोअर बाउंड्री, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू सी और ये होगा y इक्वल टू डी अपर लिमिट। और ऐसा क्या कैसे करा आपने, तो जैसे अपन ने यहाँ निकाला था ना, वैसे यहाँ निकालो कि यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल करो, डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई, और ऐसे रेक्टेंगल बनाओ। अब ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक x की, x में मल्टीप्लाई करो डेल्टा वाई से, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो वैल्यू है x की, इसके बाद ये नेक्स्ट, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से रेक्टेंगल 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 करते हुए अपन जोड़ेंगे x इंटू डेल्टा वाई, एक्स इंटू डेल्टा वाई, एक्स इंटू डेल्टा वाई। ये क्या है, ये है डेल्टा वाई। तो जब आप एरिया निकालोगे और कितनी टर्म्स हैं, तो इन्फानाइट टर्म्स लेंगे अपन, इन्फानाइट इंटरवल करेंगे डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 dy, तो ये हो जाएगा एरिया, ये वाला एरिया बाउंडेड बाय दीज 4 बाउंड्रीज। ये बात याद रखना। दूसरी बात, जो हम इंटीग्रल y dx निकालते हैं तो इसमें y में अपन डेल्टा x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू जो भी हो। तो अगर वो एरिया यहाँ है तो इसके लिए y पॉजिटिव है और डेल्टा x तो पॉजिटिव है ही है, तो ये वाला एरिया जो है ना, ये पॉजिटिव एरिया कहलाएगा क्योंकि y पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ y नेगेटिव है तो ये वाला एरिया नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो इंटीग्रल y dx जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कब, जब वो अबाव x एक्सिस हो, अबाव x एक्सिस हो, और नेगेटिव भी हो सकता है कब, जब बिलो x एक्सिस हो, एरिया ग्राफ में जो शो किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना।
ये ग्राफ देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इसका sin x का ग्राफ है, इसके ऊपर काम करते हैं। देखो तो एक मेरा इंटरेस्ट का ग्राफ है, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये तो है एंगल, x क्या है एंगल, और y क्या है sin x। तो इसका ग्राफ बनाओ। तो आपने खूब बनाया इसका ग्राफ, एक बार मेरे साथ बनाओ। यहाँ पर x की वैल्यू होगी π/2, यहाँ पर होगी पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 π/2, यहाँ x की साइन 3 π/2 के लिए y की वैल्यू -1 होगी और π/2 पर y की वैल्यू +1 होगी। ऐसा होता है ग्राफ। तो आपसे मैंने दो बातें पूछी, एक तो ये कि ये एरिया निकालो, ऊपर कितना एरिया है, नीचे कितना एरिया है। तो सिमेट्री से मुझे पता है जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व कितना है, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, टोटल मिला के 0 है। तो देखिए अगर मैं इंटीग्रल sin x dx मतलब इंटीग्रल y dx 0 से पाई करता हूँ तो ये कितना आएगा। तो sin x का इंटीग्रल -cos x होता है, ये 0 to पाई करा तो ये हो जाएगा -cos पाई माइनस cos 0। cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है 1, तो ये कितना हो गया 2। तो ये एरिया है +2। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूँ sin x dx पाई से 2 पाई, तो ये हो जाएगा -cos x पाई से 2 पाई, तो ये हो जाएगा -cos 2 पाई। मतलब cos 2 पाई क्या होता है, वही होता है जो cos 0 होता है, हाँ कि ना। तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा -1 माइनस cos पाई क्या होता है -1, तो ये जाएगा +1, तो ये जाएगा -2। तो टोटल एरिया कितना हुआ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, किसका, तो इस कर्व का एरिया बाउंडेड इंटीग्रल y dx। तो मैं इसको लिखूँगा, ये हो जाएगा -cos x फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये हो जाएगा -cos 2 पाई माइनस cos 2 पाई। अब ये 0 पर जो वैल्यू आएगी ना cos की, वही 2 पाई पर भी वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने ये 0 की जगह 2 पाई लिख डाला। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि भाई ये और ये तो इक्वल है, तो कुल मिलाकर एरिया कितना आना है 0। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला एरिया पॉजिटिव लेना और ये वाला एरिया नेगेटिव लेना, समझ गए। दूसरी एक और बात, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर ये ग्राफ को अपन जब बनाते हैं तो यहाँ अगर टेंजेंट डालेंगे तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ये तो स्लोप है, स्लोप तो dy/dx होता है। तो मैं क्या लिखूँ कि y = sin x है, तो स्लोप का एक्सप्रेशन क्या होगा dy/dx = cos x। तो x = 0 पर स्लोप क्या होगा, एट x = 0 dy/dx क्या होगा cos 0 मतलब 1। तो स्लोप क्या होता है dy/dx tan थीटा, तो tan थीटा कितना है 1, तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री होता है। तो इस साइन कर्व को मैं थोड़ा सा समझा, ठीक है। तो x = a से x = b तक आपने इंटीग्रेट करना सीखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने करना सीखा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर हम a से b इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी फंक्शन को, और अगर उसी फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करा, लिमिट हमने इंटरचेंज कर दी b to a, तो ये नेगेटिव ऑफ ईच अदर हो जाएंगे, क्योंकि भाई इसका मतलब
होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमारी डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि अगर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऐसा आ जाता है, और प्लस सी तो हट जाएगा इसमें क्योंकि दोनों जगह आएगा, जबकि यहाँ इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ए से बी तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो आप चाहो तो इसको मैनी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो कि हम पहले a से c तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम c से d तक करेंगे और फिर d से b तक करेंगे। तो चाहे जितने पार्ट में इसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं। a टू b को अपन a टू c और फिर c टू b। तो c की वैल्यू, c जो है कैन टेक एनी वैल्यू, ऐसा नहीं कि वो a और b के बीच में होना चाहिए, a से बड़ी होना चाहिए, b से छोटी होना चाहिए। नो 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 नो, c कैन टेक एनी वैल्यू। क्योंकि जब आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, और उसमें आप ऐड कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। तो देखो ये एफ ऑफ सी से ये एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कुछ भी हो ये तो कैंसिल ही होना है, बचेगा क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ी काम की होती है। अगर इसकी लिमिट को इंटरचेंज करना है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए से बी इंटीग्रेट करने के बजाय हम ए से सी और फिर सी से बी इंटीग्रेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले सारे पढ़े और फिर बाद में हमने चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएट करना चालू किया, वैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के फार्मूले हमने देखे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट लगाकर वैल्यू निकालना सीखी। अब हम लास्ट स्टेज में आ रहे हैं कि वो जो चेन रूल लगा के हमने काम किया था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में उस तरह की क्या सिचुएशन बनेगी। तो पहले अपन वापस चलते हैं डिफरेंशिएशन में, फिर वापस आते हैं इंटीग्रेशन में। तो चेन रूल बेस्ड प्रॉब्लम हमने क्या करी थी कि जैसे मान लीजिए आपको साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या कहा था कि ए एक्स प्लस बी को अपन एक्स मान लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट साइन एक्स में चला जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो एक्स हमने क्या एज्यूम करा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया इनटू डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से a आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और b कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a cos ax प्लस b, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स करें तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन एक टेन ए एक्स प्लस बी ऐसा लिखा हो तो हम इसको क्या मान लेंगे, x लिखा है तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड एक्स। तो ये हो जाएगा a, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, तो फाइनल आंसर आएगा a सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, बताओ क्या होगा। तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, इसको ए एक्स प्लस बी को आपने अगर x मान लिया तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो गया इंटू क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड एक्स।
तो ये आंसर आएगा ए ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा। ऐसे ही हमने डी डी एक्स ऑफ एल एन ए एक्स प्लस बी अगर करने चले तो एल एन एक्स का क्या होता था 1/x, तो इसको अपन ने x मान लिया, तो ये 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड x, तो ये कितना आएगा a, तो ये हो जाएगा a/ax प्लस बी। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n, तो ये हो जाएगा n, इसको मैंने x मान लिया, x रेस टू n का क्या होता है n x रेस टू n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड x, तो ए एक्स प्लस बी वॉज अज्यूम्ड x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a आ जाएगा, तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा a इंटू n ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n माइनस 1। तो ये चेन रूल जिस प्रकार से हमने देखा था उसी प्रकार के फॉर्मूले कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। ऐसी कुछ बातें अब चालू होंगी। तो देखिए, तो अभी हमने ए एक्स प्लस बी के फंक्शन का डी डी एक्स करना चेन रूल से देखा। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है। इंटीग्रेशन की मेथड है ये। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोला ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भाई मैं ए एक्स प्लस बी को अगर x मान लूँ तो ये मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ जाएगा। x रेस टू n का इंटीग्रल x रेस टू n प्लस 1/n+1 होता है। तो क्यों ना मैं इसको x मान लूँ, इससे मेरी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो मैं क्या कहूँगा कि पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, टी एक वेरिएबल है, x बदलेगा तो t बदलेगा, और इसको क्या हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ dx भी हटाना पड़ेगा हमको, खाली ये हटाने से काम नहीं चलेगा। जब ये t का फंक्शन बनेगा तो यहाँ पर dt आना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx। तो dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt/a। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस इंटीग्रेशन को अब मैं लिख सकता हूँ t रेस टू n और dx की जगह dt/a। तो 1/a तो कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। अंदर क्या बचा t रेस टू n विथ रिस्पेक्ट टू t, अपने को इंटीग्रेट करना है। तो x रेस टू n का x के रिस्पेक्ट में, वैसे t रेस टू n का t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आएगा t रेस टू n+1/n+1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन गया, इसका t का वैल्यू रखो ax प्लस बी रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू a। अब देखो डिफ्रेंशिएशन अगर करते इसका डी डी एक्स करते इसका, तो क्या करते n ax प्लस बी रेस टू पावर n-1 इंटू a कहाँ आता न्यूमरेटर में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसको x मान के इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट से अपन ने यहाँ डिवाइड किया। ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए x का, स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से अपना a जो यहाँ न्यूमरेटर में आता था, मल्टीप्लिकेशन में आता था, वो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा डिवीज़न में। ठीक है ना। तो इस फार्मूले को देखकर तो मैं बहुत सारे फार्मूले लिख सकता हूँ।
चलो लिस्ट बनाते हैं। तो भाई बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, तो आंसर आया n ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और यहाँ a। ठीक है, प्लस c लगा लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें दिमाग मत लगाओ, वो तो लग ही जाएगा। अब मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कितना होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ वाट यू अज्यूम्ड एक्स, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर मैं कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे मिलेगा कॉस का क्या होगा, साइन, और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस ए से। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ एल एन ए एक्स प्लस बी का मतलब होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इसको अपन ने x मान लिया, तो एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी करोगे तो इसको x मान लो, तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स, और डिवाइड करना डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वॉट यू अज्यूम्ड एक्स से। प्लस सी लगा लेना, सब में लग जाएगा प्लस सी, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर द फॉर्मूले। और इस तरह का कोई बताओ, डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो यहाँ इंटीग्रेशन में ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, इसमें डिवाइड करेंगे अपन ए से, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से अभी आपको मैंने करके दिखाया कि ए एक्स प्लस बी को टी पुट करके कोई भी वेरिएबल पुट कर दो, टी यू जो भी आपका मन करे, और इस प्रकार से अपन ये फार्मूले ला सकते हैं। तो दो स्थितियाँ और दो क्वेश्चन और। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया कि आपको इंटीग्रेट करके बताना है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो कि इजी हो जाए। तो ये डिफ़िकल्ट है क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला से तो बहुत दूर है। तो इस प्लस को कैसे हटाऊं मैं, ये सिर्फ ए स्क्वायर होता तो सिंपल था, सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो सिंपल था। तो एक्स की जगह मैं कुछ लिखूं, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया एक्स इक्वल टू ए टेन टी, क्योंकि टेन स्क्वायर टी क्या होता है, प्लस 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बनेगा। तो ये आपको सोच विचार कर वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। आप चाहे टी के रिस्पेक्ट में कर लो, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई खास बात नहीं है। तो ये आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर टी। तो डी एक्स कितना हो गया, ए सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब इस इंटीग्रेशन में ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स की जगह लिखा मैंने ए सेक स्क्वायर टी डी टी, और यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। क्यों साहब,
x की जगह a tan t लिखा और dx की जगह a sec स्क्वायर t लिखा। तो a sec स्क्वायर t dt और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर t का मतलब sec स्क्वायर t ऐसा हो जाएगा। तो अब sec स्क्वायर t कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली 1/a, जिसको कि मैं आउट ऑफ इंटीग्रेशन ला सकता हूँ। तो मान लीजिए इसकी लिमिट दी होती तो हम सब जगह वहाँ लिमिट भी लगा देते। तो अब dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, और t क्या है, तो यहाँ से देखो t क्या है, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो t है tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, और आखिरी में c लगा देंगे क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म किया हमने। तो बात समझ में आई कि इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a ऐसा होता है। ऐसा हमने प्रूव कर डाला। तो एक फार्मूला बन गया ये, इसको स्टैंडर्ड फार्मूले के रूप में हम यूज़ करते हैं। एक और सिचुएशन देखिए। तो अगला है, आपको प्रूव करना है कि इंटीग्रल ऑफ 1/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a ऐसा होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इंटीग्रेशन किसका करना है, √a² माइनस x² का। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर अगर इसको a sin t लिखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी बनेगा, अंडर रूट निकालेंगे तो कॉस टी बनेगा, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी और यहाँ से ऐसा हम समझ भी पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, पुट x इक्वल टू a sin t, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आया dx/dt इज इक्वल टू a cos t, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इससे dx की वैल्यू भी आ गई। अब मैंने इस इंटीग्रेशन में dx की जगह तो लिखा a cos t dt और x की जगह लिखा a sin t, तो ये क्या हो जाएगा, √a² माइनस a² साइन स्क्वायर t। तो a² इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो a² cos स्क्वायर t, तो ये a cos t हो जाएगा और ऊपर a cos t पहले से ही था, बड़ी खुशी की बात है। तो ये तो इंटीग्रल dt हो गया और dt का इंटीग्रल क्या होगा, t, ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। अब t क्या है, यहाँ से देखो t क्या है, t यहाँ से साइन इनवर्स x/a है, साइन t क्या है, x/a, तो t क्या है, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आया, साइन इनवर्स x/a प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। तो इतना इंटीग्रेशन की थ्योरी के लिए पर्याप्त है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिस के लिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे वेक्टर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।